हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा चंबल नदी, जिसके अंतर्गत आज हम उसकी पूरा अपवाह तंत्र देखेंगे और उसके साथ में ही उससे संबंधित जो भी राज्य है, उससे संबंधित जो भी जिले हैं, आज उसका हम पूरा अध्ययन कर लेंगे। यहाँ पर नर्मदा के बारे में विशेष रूप से हमने देख लिया है, उसके पहले अपवाह तंत्र वगैरह पढ़ रहे थे। तो ये तीसरे नंबर का वीडियो हमारा, और नंबर दूसरी पर आपकी कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो चंबल नदी के बारे में अगर हम देखते हैं तो पॉइंट तो ये निकल के आता है। सबसे पहले इसकी प्राचीनता को देखते हैं। क्या प्राचीनता है? प्राचीनता में सबसे पहले इसका प्राचीन नाम आता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चरमावती। दूसरा प्राचीन नाम क्या है? कामधेनु। तीसरा कौन सा है? धर्मवती। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? पूर्णा। ये कौन से काल का है? महाभारत का है। अब चंबल नदी है तो प्राचीन नाम चरमावती, तो आपको स्पष्ट ऑप्शन में देखने पर मालूम पड़ जाएगा कि चलो ठीक है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या हो गया? चरमावती हो गया। लेकिन अब फिर जो दूसरे बिंदु आते हैं ना, 3 अन्य नाम, उसके ऊपर मेन गौर करना है आपको। कहां से? ये कामधेनु। कौन सी नदी? कामधेनु। अगर पूछता है कि प्राचीन काल में किस नदी का नाम कामधेनु हुआ करता था, तो वहां पर आंसर क्या बनेगा? वहां पर बनेगा आपका चंबल। फिर उसके बाद आता है आपका कौन सा? ये वाला पॉइंट कि धर्मावती किसे कहा जाता है। तो धर्मावती जो नदी है ना, इसका भी प्राचीन, ये मतलब चंबल का ही क्या है? प्राचीन नाम। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? पूर्णा। पूर्णा एक नदी दूसरी भी है। पूर्णा क्या है? अपवाह तंत्र पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, जिसमें जाके आपकी कौन सी नदी मिली थी? पूर्णा नदी। तो वो पूर्णा नदी है ना, वो अलग है। और ये कौन सा है? महाभारत कालीन नाम। किसका नाम है? चंबल का। तो चंबल का महाभारत कालीन नाम पूछता है तो क्या बता देना है? ये बता देना है कि भैया ये पूर्णा नदी है। ठीक है, तो चरमावती, उसके साथ में ही आपकी कौन सी? ये कामधेनु, धर्मावती और पूर्णा। ये महाभारत कालीन नाम, इसका पूर्णावती, और ये आपका। अब बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। चंबल नदी का उद्गम कौन से पर्वत से हो रहा है? विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल पर्वत का कौन सी पहाड़ी है? जाना पहाड़ी। जाना पावा पहाड़ी है उसका कौन सा पॉइंट आपका? वांगचू पॉइंट। और वांगचू पॉइंट है ना, ये कितनी ऊंचाई पर है आपका? 854 मीटर की ऊंचाई से। और यही कहां पर है? महू में है और ये इंदौर में। अब ये देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पर्वत का नाम पूछता है कि चंबल नदी किस पर्वत से निकलती है, तो फिर आंसर क्या होगा? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत से निकलेगी। और विंध्याचल पर्वत के पास में ही क्या, उसी पर्वत का एक भाग है। कौन सी पहाड़ी? जाना पावा की पहाड़ी। और ये जो जाना पावा की पहाड़ी है, इसके ऊपर एक पॉइंट है आपका, या एक झील है, उसका नाम क्या है? वांगचू। क्या नाम है? वांगचू। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर वांगचू पॉइंट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर। और इसी वांगचू पॉइंट, जाना पावा पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत की रेंज से ही हमारी चंबल नदी का उद्गम होता है। और ये जो जिला आता है इंदौर, और इसके तहसील जो पड़ जाती है या फिर इसका स्थान पड़ता है, वो कौन सा? महू। तो अब प्रश्न को इस तरह देखें, चंबल नदी का उद्गम महू इंदौर से होता है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। और इसके साथ में ही ये जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है वो जाना पावा पहाड़ी है, और इसका पॉइंट है वांगचू पॉइंट, जिसकी ऊंचाई 854 मीटर है। हो गया। नर्मदा के संबंध में भी ऐसे ही देखा था हमने, मेकाल पर्वत श्रेणी आती है, जिसके अंतर्गत आपकी कौन सी पहाड़ी थी? अमरकंटक की पहाड़ी थी। 1057 मीटर की ऊंचाई पर एक सरस्वती कुंड हुआ करता था, और वहीं पर अमरकंटक से निकलती है और पुष्पराजगढ़ तहसील होते हुए अनूपपुर जिले में प्रवेश करके अन्य भागों में बढ़ती है डिंडोरी मंडला, और पूरा रूपरेखा हमने उसका देखा था। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि विंध्याचल पर्वत ने जाना पावा की पहाड़ी, वांगचू पॉइंट है महू इंदौर में, 854 मीटर की ऊंचाई पर से आपकी कौन सी नदी निकलेगी? ये चंबल नदी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी। दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की वो चंबल नदी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। नर्मदा सबसे लंबी है, उसके बारे में तो विशेष तथ्य में सारे आपको बता चुका हूं। जो लोग नहीं देखे हैं अभी तक वीडियो को, वो पिछले वीडियो को देखें, और अपवाह तंत्र वाले वीडियो को उससे भी पहले देखें, क्योंकि वहां पर क्या है, मैंने सब चीजें बिल्कुल क्लियर कर रखी है कि कौन सी चीज कहां पर किस भाग में आ रही है। अब ये जो है आपका कौन? चंबल नदी यमुना की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। अपवाह तंत्र पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र के 6 भाग थे, जिसमें गंगा यमुना वाला क्षेत्र भी आ रहा था। ठीक है, चंबल है, चंबल में ही आपकी सिप्रा मिली थी, काली सिंध मिली थी, पार्वती मिली थी। और यही चंबल जाके इटावा उत्तर प्रदेश में किससे मिल जाएगी? यमुना से। और यमुना जाके इलाहाबाद या प्रयागराज में जाके मिल जाएगी किससे? गंगा में। तो ये हो गया था आपका कौन सा? गंगा अपवाह तंत्र।
तो अब ये चीज यहाँ पे समझनी होगी कि ये जो चंबल नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा क्या कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है। इसके पहले पढ़ा था नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, वो तो तवा पड़ी थी जो होशंगाबाद में बांद्राबाद में मिल रही थी। तो वो चीजें आप रिकॉल कर लेना, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, चंबल। अब फिर एक पॉइंट आता है यहाँ पर, गंगा यमुना अपवाह तंत्र में के अंतर्गत है यमुना नदी उप अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, चंबल नदी। तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र है, उस गंगा अपवाह तंत्र का एक उपतंत्र है कौन सा, यमुना, ठीक है। तो उस आपका गंगा यमुना है आपका अपवाह तंत्र बनता है, तो उसमें आपका यमुना उप अपवाह तंत्र का जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, चंबल नदी। सीधा सा समझिए आप लोग, चंबल किसकी सहायक नदी है सबसे बड़ी, यमुना की। यमुना मिली गंगा में और उसी का जल गया गंगा अपवाह तंत्र में। तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र है, उसकी एक जो अपवाह तंत्र है यमुना, उसकी सहायक नदी कौन सी है, तो वो आपकी चंबल है। अब बात करते हैं इसकी कितने जिलों से होकर गुजरती हैं। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के साथ साथ में कहां पर, 3 राज्यों से प्रवाहित होगी। कहां से, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखना यहां पर एमपी, राजस्थान और यूपी, या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों से क्या होगी, ये नदी प्रवाहित होगी। लेकिन ये निकली कहां से थी, ये हमने देखा था यहां पर, कहां से निकली थी, महू इंदौर से। महू इंदौर से निकली थी, तो फिर आगे कहां पे गई है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये निकली कहां से, ये यहां से, इंदौर से कहां गई, धार, धार से कहां गई, उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से मंदसौर, मंदसौर से आपका नीमच। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंबल नदी निकली है इंदौर से, इंदौर से पहुंच गई धार, धार से पहुंची उज्जैन, और उज्जैन की सीमा से संभाग आपका उज्जैन संभाग में कौन आता है, रतलाम, रतलाम से ऊपर कौन है, मंदसौर, और मंदसौर से ऊपर ही कौन है, नीमच। तो मंदसौर और नीमच, इनके बीच में एक खाड़ी भी बनेगी, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन बस पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना, पहले इंदौर, अभी मैं मैप से बताऊंगा यहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्योंकि ये जो नदी है ना ये बहुत सारी दिशा में डाइवर्ट हो जाएगी। पहले ये पश्चिम की ओर बहेगी, फिर उत्तर की ओर बहेगी, फिर किधर चली जाएगी, थोड़ी सी पूर्व की ओर। तो थोड़ा सा बिल्कुल इसको क्या व्यवस्थित समझना पड़ेगा, क्योंकि नर्मदा नदी इसके पहले पड़ी थी ना, तो वो किधर जा रही सीधा, वो पूर्व से पश्चिम खंभात की खाड़ी में गिर गई थी। लेकिन ये नदी है ना, इसका डाइवर्जन थोड़ा सा अलग अलग है, ये किधर से किधर जाएगी इसकी दिशा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इंदौर, इंदौर से चले कहाँ पे, धार, धार से उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से मंदसौर, मंदसौर से नीमच, और नीमच से ऊपर जैसे ही जाते हैं तो आपका राजस्थान प्रारंभ हो जाता है। तो उस राजस्थान में प्रवेश करेगी, और राजस्थान में कहां पर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से कहां जाएगी, कोटा, कोटा से कहां जाएगी, बूंदी, और बूंदी से कहां जाएगी, सवाई माधोपुर। तो ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, समझ में आ रहा है, कौन सा शहर, चित्तौड़गढ़, फिर कौन सा है, कोटा, फिर कौन सा है, बूंदी, फिर है सवाई माधोपुर। ये जो शहर हैं ये आपके राजस्थान में पड़ते हैं, और सवाई माधोपुर से फिर अपनी दिशा बदल देती है कौन, चंबल नदी, और प्रवेश करेगी वापस कहां पे, मध्य प्रदेश में। पहले एमपी में थी, एमपी से राजस्थान में गई, फिर राजस्थान से किधर किधर घूमी आपके, मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में किधर जाएगी, सवाई माधोपुर के पास में क्या मिलेगा आपको, श्योपुर, श्योपुर से कहां जाएगी, ये मुरैना और भिंड वाला क्षेत्र, ठीक है, मुरैना मतलब मुरैना और आपका भुंड क्षेत्र, ये मुरैना और भिंड के क्षेत्र के साथ सीमा बनाती हुई कहां से पहुंच जाएगी आपके, मुकुंद द्वार, मुकुंद द्वार श्रेणी को काटेगी, और काटने के बाद किधर प्रवेश कर देगी, उत्तर प्रदेश में। अब मुकुंद द्वार श्रेणी को काट के कहां पे पहुंच गई, यूपी में, और यूपी का एक जिला है कौन सा, इटावा, और उस इटावा के पास में ये आपका भाग है आपका, इसका कौन है, मुरादगंज। तो मुरादगंज में ये किस में मिल जाएगी, यमुना नदी में मिल जाएगी। अब चीजें यहां तक आ गई, कहां से, सवाई माधोपुर से चली तो श्योपुर, श्योपुर से आपका मुरैना भिंड वाला क्षेत्र, मुरैना आपका उत्तर वाला भाग है, तो यहां पर कौन सा, ये आपका मुकुंद द्वार जो श्रेणी है उसको क्या कर देगी, मुरैना में काटेगी, किसको, मुरैना में मुकुंद द्वार श्रेणी को काट देगी, और काटने के बाद कहां चली जाएगी, आपके उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का जिला पड़ेगा कौन सा, इटावा, और इटावा का ही एक शहर है कौन सा, मुरादगंज, और उस मुरादगंज में ही यमुना नदी जाके मिल जाएगी। ये प्रवाह क्षेत्र आया समझ में आपको, कहां से चली थी,
महू इंदौर, धार, धार से उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से मंदसौर, मंदसौर से नीमच, नीमच से आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से आपका कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से चली श्योपुर, श्योपुर के बाद आपका मुरैना भिंड वाला क्षेत्र, और उसके बाद में ये आपका जो क्षेत्र है आपका उसको काटेगी और इटावा यूपी में प्रवेश करेगी और मुरादगंज में जाके यमुना नदी में मिल जाएगी। ये इसका क्षेत्र हो गया। अब ये इटावा में तो मिल गई, लेकिन अब चीजें यहाँ पर समझे आप। एक मैदान का निर्माण करेगी, कहाँ पर? चंबल और यमुना के संगम पर। तो चंबल और यमुना का जो संगम होता है तो उस संगम पर एक मैदान बनता है। उस मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लश्कर का मैदान। कौन सा? लश्कर का मैदान। तो ये जो लश्कर का मैदान है ना, ये आपके एमपी में नहीं बनता, ये उत्तर प्रदेश में बनता है। ठीक है, ये इटावा वाला जो क्षेत्र पड़ता है, इससे आगे वाला जो भाग बनेगा वो आपका कौन सा है? लश्कर का मैदान। तो लश्कर का मैदान किन दो नदियों के संगम पे बनता है? तो वो आपका चंबल और चंबल के साथ में यमुना के संगम पर बनेगा। कहां पर? इटावा यूपी में। लेकिन ये आपके दो जिले पड़े आपने कौन से? मंदसौर, नीमच। तो मंदसौर नीमच के मध्य में क्या करेगी? एक खाड़ी का निर्माण करे। उस खाड़ी का नाम क्या है? सीबान की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? सीबान की खाड़ी। नाम ध्यान रखें आप लोग, लश्कर का मैदान गंगा यमुना के संगम पे बनेगा, जबकि सीबान की खाड़ी है वो सीबान की खाड़ी का निर्माण होगा कहाँ पर? वो बनेगा आपकी नीमच और मंदसौर के बीच में। मैं मैप से समझाऊंगा वहाँ पर कहाँ से बनेगा, किस क्षेत्र में बनेगा, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ तक हो गया। मंदसौर नीमच के बीच में कौन सी खाड़ी? सीबान की खाड़ी। अब मालवा पश्चिम में मौजूद है आपका, और मालवा का ही भाग कौन सा शहर है आपका? इंदौर का महू। तो इंदौर महू पश्चिम वाला भाग है, तो इसकी दिशा किधर जाएगी? पश्चिम में। और पश्चिम में कौन सा राज्य है आपका? राजस्थान। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलकर जो आपका धार उज्जैन गई है ना, वो किस दिशा में पड़ते हैं? मध्य प्रदेश की पश्चिम दिशा में पड़ते हैं। तो उस पश्चिम दिशा में पड़ने के बाद वहां पर जो सीमा बनाता है आपका मध्य प्रदेश के पश्चिम वाला राज्य, वो कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विभाजन का कार्य कौन सी नदी करती है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के विभाजन का कार्य करने का काम है वो आपकी कौन सी नदी करेगी? चंबल नदी करेगी। ये हो गया। उसके बाद फिर पॉइंट बनेगा, मध्य प्रदेश की पश्चिम सीमा का निर्धारण कौन करती है? तो पश्चिम सीमा का निर्धारण भी कौन कर रही है? चंबल नदी। एक तो पहले क्वेश्चन ये बन गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण चंबल नदी करती है, और चंबल नदी ही क्या करती है? मध्य प्रदेश की पश्चिम वाले भाग का क्या कर देती है? निर्माण करती है। कैसे करती है देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। ये आपका महू इंदौर है, यहाँ से चली धार, थोड़ा सा आगे ले लीजिए, इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच। नीमच से कहाँ पे? प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, श्योपुर, मुरैना, भिंड की सीमा बनाएगी, और ये आपका यहाँ पे, ठीक है, इटावा उत्तर प्रदेश में आगे की ओर बढ़ेगी, और यहाँ पे किस में मिल जाएगी? यमुना में। तो ये मध्य प्रदेश का उत्तर वाला भाग है, ये मध्य प्रदेश का पूर्व का है, ये दक्षिण का, और ये कौन सा है? पश्चिम का। तो किस दिशा में जा रही है? पश्चिम की ओर जा रही है। तो इस प्रकार से जो सीमा का निर्धारण कर रही है ना, कौन? चंबल नदी। तो ये मध्य प्रदेश की कौन सी सीमा बनाएगी? पश्चिम की सीमा। और पश्चिम में ही मध्य प्रदेश के कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो ये आप ध्यान रखना है कि राजस्थान की सीमा पूछे या फिर पश्चिम की सीमा पूछे, वो कौन करेगी आपका निर्धारण? वो करेगी आपकी चंबल नदी। आगे आता है कौन सा? ये पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? अब क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? ये पूछा था कि भैया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वो कहा गया है नर्मदा नदी को, लेकिन अब पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। और ये चंबल नदी ही क्या करेगी? पश्चिम वाले जो जिले हैं आपके, पश्चिम वाले जिले मतलब आपका कौन सा? भिंड, मुरैना, श्योपुर वाला हो गया है, नीमच, मंदसौर वाला भाग हो गया है, और आपके राजस्थान वाला जो भाग हो गया है, इन जिलों में क्या करेगी? इन जिलों में करेगी आपके जीवन की या फिर जल की आपूर्ति का कार्य करेगी। तो पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ये पश्चिम मध्य प्रदेश है आपका, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से ये इतना इतना जो क्षेत्र पड़ता है, तो पश्चिम की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य भारत और मालवा की जीवन रेखा, ये जो मालवा का पठार है ना, यही किस दिशा में है? पश्चिम की दिशा में। ये जो क्षेत्र दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जो भाग पड़ रहा है, ये सबका सब किस पठार के अंतर्गत आता है? ये मालवा के पठार में आता है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। आने वाला है पठार वाला टॉपिक, पर्वत वाला टॉपिक, और उसके साथ में चट्टानों वाला टॉपिक भी नदियों की समाप्ति के बाद शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आपका सिस्टमेटिक सिलेबस चलता जाएगा।
तो पश्चिम की जीवन रेखा पूछे, ये तो ठीक हो गया, लेकिन उसके साथ में ही फिर क्या, मध्य भारत की। अब मध्य भारत क्या, ये मध्य प्रदेश है और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश का ऊपर वाला भाग, ये वाला जो क्षेत्र बनता है ये कौन सा है, मध्य भारत। और इस मालवा के पठार के उत्तर में ही कौन सा पठार पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार और मालवा, ठीक है। तो मध्य भारत और मालवा की जीवन रेखा, ये पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पर कि मध्य भारत और मालवा की जीवन रेखा कौन सी नदी है, चंबल नदी। अब पॉइंट हो गए पश्चिम की दिशा संबंधित। क्या क्लियर हुआ यहां तक कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण चंबल नदी, पश्चिम की सीमा का निर्धारण मध्य प्रदेश की, वो भी चंबल नदी, पश्चिम की जीवन रेखा चंबल नदी, मध्य भारत और मालवा की जीवन रेखा वो भी कौन सी, चंबल नदी। हो गया यहां तक। अब बढ़ते हैं हम लोग उत्तर की ओर, क्योंकि पश्चिम से प्रभावित होने के बाद किस प्रदेश में प्रवेश कर रही है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कहां पर, यहाँ पे देखिए ये लिखा है यहाँ पर उत्तर में, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। तो पश्चिम में पश्चिम का सीमा का निर्धारण कर दिया, उत्तर में कौन सी है, तो उत्तर दिशा में जाएगी तो उत्तर सीमा का निर्धारण कर देगी। और किस राज्य के साथ में, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ, ये वाला भाग। और यही आपकी कौन सी नदी, चंबल नदी। ये चंबल नदी क्या करेगी, मुरैना में क्या करेगी, मृदा अपरदन का कार्य करेगी या अवनालिका का निर्माण करेगी। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा और एमपीपीएससी में आया हुआ भी क्वेश्चन है 2016-17 क्या 18 वाले में देखना आप लोग, प्री के पेपर में उसमें मिलेगा कि मृदा अपरदन से ग्रस्त मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो मृदा अपरदन से ग्रस्त जिला है आपका मुरैना, और मुरैना को जो मृदा अपरदन से ग्रस्त करती है या मृदा अवनालिका से जो ग्रस्त करने वाली नदी है वो कौन है, वो है आपकी चंबल नदी। क्योंकि ये क्या करती है, भारी मात्रा में यहाँ की जो मिट्टी वगैरह है इसको बहाकर अपने साथ में ले जाती है, मिट्टी का कटाव करती है, किनारों को क्या कर देती है, चौड़ा कर देती है। किनारों को चौड़ा करने के कारण क्या होता है, इसमें बड़ी बड़ी खाइयों का निर्माण होता है, ठीक है। इनका आकार बड़ा हो जाता है और बड़ा आकार होने के साथ ही क्या होता है, इसमें गहरे खड्डों का निर्माण होता है। तो जो आपके जो गहरे खड्डे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर, इनको बोलता जाता है बीहड़। क्या बोलेंगे इन्हें, बीहड़। तो 16 किलोमीटर लंबी बीहड़ पट्टी का निर्माण है यहाँ पर चंबल नदी ने किया है, जो डाकुओं की क्या है, शरणा स्थली है, जिसे हम क्या कहते हैं, दस्यु आश्रय। दस्यु मतलब डाकू होता है, आश्रय मतलब उनके निवास का स्थान। तो डाकुओं के निवास का स्थान या फिर दस्यु आश्रय या फिर आप क्या बोल सकते हैं, डाकुओं की शरणा स्थली। ये कौन सी नदी बनाती है, तो ये बनाती है आपकी चंबल नदी। और कितने किलोमीटर लंबी बीहड़ का निर्माण किया है, 16 किलोमीटर। समझ रहे हैं ना आप लोग, इमेजिनेशन करिए दिमाग के अंतर्गत, थोड़ा सा जोर डालिए कि कितना लंबा क्षेत्र, ये कितना लंबा क्षेत्र जो बीहड़ पट्टी का निर्माण करेगी, कौन सी नदी, चंबल नदी। तो ये आपकी बहुत चीजें यहाँ पर मृदा अपरदन से ग्रस्त हो जाए। तो यह मुरैना जिला हुआ जो अवनालिका या फिर किससे ग्रस्त है, मृदा अपरदन से ग्रस्त है, मुरैना जिला। और दस्यु आश्रय स्थली का निर्माण करेगी, 16 किलोमीटर पट्टी जो बीहड़ के रूप में विख्यात हो जाएगी, इसका जो दस्यु की शरणा स्थली बनेगी, डाकुओं का निवास स्थल। अब आता है किसकी बात, सहायक नदियां। चंबल की सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपका कौन सा है, सिप्रा। सिप्रा है, सिप्रा के बाद कौन सी है, काली सिंध है। काली सिंध के बाद पार्वती, पार्वती के बाद सिवना, कुनो, कुंद, ठीक है। सिवना आपके मंदसौर से निकलती है ना, मंदसौर से नहीं निकलती, वैसे चित्तौड़गढ़ से निकलती। कहाँ से, चित्तौड़गढ़। ये ऊपर वाला क्षेत्र पड़ रहा है ना आप, ये वाला जो जिला पड़ रहा है, ये किधर है आपका, ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़। यहीं से ये निकल के किधर आती है आपकी, ये आती है आपके मंदसौर की तरफ। और मंदसौर में यहीं पर आपकी, मंदसौर में प्रवेश करके पशुपतिनाथ मंदिर से होती हुई निकलती है कौन, सिवना नदी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है, तो वहां पे चंबल नहीं लगाना है, क्योंकि चंबल लगाएगा ना तो पूरा मामला फिर क्या हो जाएगा, पूरा मामला बिगड़ ही जाएगा। तो उस मामले को समझने के लिए आपको क्या करना है कि जो सिवना नदी है ना, ये जो नदी है ये निकलेगी कहाँ से, ये प्रतापगढ़। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी नदियों का उद्गम कहाँ से और किस दिशा में जाती है और किन नदियों में समाहित हो जाती है, वो हम देखेंगे। लेकिन सिवना नदी है वो चंबल नदी में मिल जाएगी, और ये मंदसौर में, कहाँ पर, मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर से होती हुई बहेगी। आगे आता है कौन सा, कुनो नदी, कुंद नदी। कुंद नदी कहाँ से निकलती है, गुना से, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना आपका ये क्षेत्र, ये कौन सा पड़ जाएगा आपका, इधर का गुना वाला क्षेत्र। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से निकल के इधर प्रवाहित होती जाएगी। अब आगे देखेंगे हम लोग। कुआरी नदी है, कुराई नदी है, बनास है, बामनी और मेच, ये नदियाँ हैं। तो प्रमुख सहायक नदियाँ देख लीजिए पहले आप। तो चंबल नदी है, उसमें जाके कौन मिली, उसमें जाके मिली सिप्रा।
शिप्रा के साथ में ही कौन मिलेगी, काली सिंध। काली सिंध के साथ में कौन मिलेगी, पार्वती। इनके सबके मैं अलग अलग डिटेल में बताऊंगा आपको कि शिप्रा कहाँ से निकलेगी, कहाँ जाएगी, किन शहरों में जाएगी, किन राजस्थान कौन से राज्यों में प्रवेश करेगी, कहाँ जाके किस नदी में मिलेगी, वो सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहले तो 4 नदियां हैं, 5 नदियां, उनको अच्छे से कर लें आप लोग। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, शिवना, कुनो और उसके साथ में ही कौन सा आपका कुंद, क्वारी, कुराई, बनास, बामनी और मेच। ये किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक नदी है। अब इसके आगे आते हैं प्रमुख बांध। प्रमुख बांध, नदियों के किनारे बसे शहर हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बांध के बारे में सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। नदी परियोजना जब पढ़ेंगे, विद्युत संबंधित जो भी आपकी परियोजना पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा विस्तार से कि किसका कितना परसेंटेज मिलेगा, कितना क्या है, इसको देख के आप ये ना समझे कि बस ये काम चलाओ है, काम चलाओ नहीं, ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है। क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। जब नदी घाटी परियोजनाएं आएंगी ना आपकी, तब आप बोलेंगे कि इतना सारा है, तो इतना सारा ही रहेगा, क्योंकि उसके बारे में आपका अलग से वीडियो बनेगा। जलप्रपात से संबंधित अलग वीडियो बनेगा, नदी किनारे बसे शहर का अलग बनेगा, उसके साथ में ही क्या जल विद्युत परियोजनाओं का अलग बनेगा। नहर संबंधी जो योजना है या फिर नहर योजना है वो क्या है, अलग वीडियो के रूप में आएगी आपके सामने। प्रमुख बांध है किस नदी पर, चंबल नदी पर। तो वो क्या करते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त परियोजना में आते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना से बनती है, तो ये आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान। देख ही रहे हैं आप लोग, ये मध्य प्रदेश और ये वाला भाग आपका राजस्थान। ये आपका तो ये अभी चलो आएगा हम लोग है ना। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी या जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो भावनात्मक आवेश में आने के बाद नर्मदा नदी नहीं लगाना है, क्योंकि नर्मदा नदी आपको सबसे बड़ी नदी लगेगी, सबसे प्राचीन नदी है, तो भैया हम बोल दें कि चलो पहली नदी घाटी परियोजना हम नर्मदा कर देते हैं। लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो 1953 जब चल रहा था, मैं बोल रहा ना डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, 1953 जो चल रहा था, तो 1960 तक जो कार्य चल रहा था वो किस नदी के संबंध में चल रहा था, चंबल नदी में। तो ये 1953 से शुरू हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी या जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो चंबल नदी घाटी परियोजना है। और ये मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है जो चंबल नदी पर इसके तहत बांध बनाए गए हैं। पहला कौन सा है, गांधी सागर। गांधी सागर बांध ये कहां पर, ये भानपुरा में है। भानपुरा कहां पर है, तो मंदसौर में है। तो मंदसौर के भानपुरा में गांधी सागर बांध चंबल नदी के तट पर है, और ये मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है या फिर पहला बांध है। उसके साथ में अगर देखा जाए तो इससे कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, तो 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके पहले इंदिरा गांधी पढ़ा था, ओमकारेश्वर पढ़ा था, महेश्वर पढ़ा था, सरदार सरोवर, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। सबके अलग अलग मेगावाट स्थान नर्मदा नदी के ऊपर देखा था हम लोगों ने। लेकिन गांधी सागर बांध की अगर बात करते हैं तो ये चंबल नदी पर है, आपका भानपुरा तहसील है आपकी, ठीक है। और उसके साथ में भानपुरा जो भाग है आपका वहीं पर है मंदसौर जिले में, और इसके द्वारा 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। दूसरा आता है कौन, राणा प्रताप सागर। अब राणा जो प्रताप थे, राणा प्रताप कहाँ के थे, ये राजस्थान वाले क्षेत्र से हैं। तो इसके बाद जो बांध आएंगे ना गांधी सागर के आगे, वो आपके मध्य प्रदेश में नहीं होंगे, वो कहाँ बनेंगे, आपके राजस्थान में। कहाँ बनेंगे, देखो चित्तौड़गढ़ राजस्थान 172 मेगावाट। तो सिंपल सा है कि चंबल नदी पर ही राणा प्रताप सागर बांध है जो चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, और इसके द्वारा 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। उससे आगे जाएंगे तो फिर क्या होगा, उससे आगे जाएंगे तो आप कोटा पहुंच जाएंगे। कोटा में कौन सा बांध मिलेगा, जवार सागर बांध। और ये जवार सागर बांध है, ये किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कोटा बैराज बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कोटा बैराज बांध किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर, क्योंकि कोटा है चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। और उस कोटा बैराज बांध से कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, तो 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ये हो गया हमारा कौन सा बांध। अब जो भी हमने देखा उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कहाँ से शुरू किया था रिवीजन के रूप में। चंबल नदी है, प्राचीन नाम पूछे तो बता देना, चरमावती है। उसके साथ में क्या है, कामधेनु है, धर्मावती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, महाभारत कालीन नाम, वो कौन सा है, पूर्णा। तो पहले ही बता चुका हूं, ताप्ती की सहायक नदी भी एक पूर्णा, वो अलग है। और ये कौन सा है, चंबल नदी का महाभारत कालीन नाम है। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, तो उद्गम पूछे तो बता देना, विंध्याचल पर्वत से होता है। विंध्याचल पर्वत की एक पहाड़ी है जिसे जाना पावा की पहाड़ी कहा जाता है। उसका एक पॉइंट है वांगचू पॉइंट, कितनी ऊंचाई पर है, 854 मीटर की ऊंचाई पर है, जो महू रेंज में पड़ता है। और ये इंदौर जिले का भाग है, यहाँ से उद्गम होता है। फिर क्या, महू से निकली और बन गई मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चंबल नदी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर है। उसके आगे फिर क्या,
यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये तो पता ही है आप लोगों को। गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो यमुना उप अपवाह तंत्र बनता है तो उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो भी चंबल नदी हो जाएगी। जब यमुना की है तो इसकी अपवाह तंत्र की बन जाएगी। चंबल नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, तो 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। पहले आपने देखा था मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से फिर ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। कहाँ से निकली थी प्रवाह, कहाँ से निकला था, मऊ इंदौर से धार, धार से उज्जैन, उज्जैन से रतलाम, रतलाम से पहुंचे मंदसौर, मंदसौर से नीमच, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, वहां से चली आपका श्योपुर, श्योपुर से आपका मुरैना क्षेत्र, भिंड, और उसके साथ भी आपका कौन सा गाड़ या काटेगी स्थान को, मुकुंद द्वार श्रेणी को काटेगी और कहाँ प्रवेश करेगी, यूपी इटावा में। और कौन से क्षेत्र में मिल जाएगी, मुरादगंज में। किस नदी में, यमुना नदी में। तो चंबल और यमुना का जो संगम हुआ है इसको क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है लश्कर का मैदान। तो लश्कर का मैदान कौन सी नदी बनाती है, तो वो आपकी यमुना और चंबल नदी बनाती है। मंदसौर नीमच के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो सिवान की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, सिवान की खाड़ी। पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की पश्चिम सीमा का निर्धारण कर देती है और उसके साथ में ही मध्य प्रदेश की पश्चिम सीमा का भाग को बनाती है। ये आ गया यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान का विभाजन का कार्य पश्चिम सीमा का निर्धारण होता है। पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाएगी, मालवा की जीवन रेखा कहेंगे, मध्य भारत की जीवन रेखा कहेंगे। अब किधर जाएगी, उत्तर में उत्तर सीमा का निर्धारण कर देगी। कौन सी नदी, चंबल नदी। मुरैना में गई यहाँ पर तो सर्वाधिक क्या करती है, मृदा का कटाव करती है, जिसे मृदा अपर्दन या मृदा अवनालिका कहा जाता है। और यही क्या करती है, सबसे ग्रस्त जिले का निर्माण कर देती है, ग्रस्त जिला बना देती है। यहीं पर बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है और उस बीहड़ पट्टी की जो लंबाई है, ठीक है, अगर देखा जाए तो वो 16 किलोमीटर की देखी जाएगी। और यहीं पर क्या है, दस्यु आश्रय स्थल या फिर डाकुओं की शरणास्थल यहाँ पर बन गई चंबल नदी के द्वारा। सहायक नदी की बात करते हैं तो सिपरा, काली सिंध, पार्वती, आपका सिवना, कुंद, कुआरी, और उसके साथ में ही आपका कुरई, कुनो, बनास, बामनी। और बांध पूछता है तो मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और मध्य प्रदेश की पहली नदी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है। और ये चंबल नदी के ऊपर बनाई गई, जिसमें पहला बांध कौन सा है, गांधी सागर बांध है, जो आपके भानपुरा मंदसौर में है, जिसके द्वारा कितने मेगावाट उत्पादन होता है, तो ये आपका होता है 115 मेगावाट उत्पादन। राणा प्रताप सागर बांध के पूछता है तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। और उसके साथ में ही आता है कौन सा, ये आता है आपका कोटा बैराज, ठीक है, जिसे कहा जाता है जवाहर सागर बांध। तो ये आपका कोटा में है, जिसके द्वारा 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके शॉर्ट ले लीजिए, इसके बाद इसको हम थोड़ा विस्तृत रूप से और देखते हैं। चंबल नदी के बारे में हम विस्तार से जानकारियां पढ़ चुके हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं मैप से। इससे ही क्या होगा कि आपके मन में जो भी या दिमाग के अंदर जो भी कन्फ्यूजन होगा वो बिल्कुल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग कहाँ से, चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र से। चंबल नदी के बारे में हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैप बना लेते हैं हम लोग कि किस क्षेत्र से किस वाले भाग में ये प्रवाहित होती हुई जाएगी। चंबल की अगर मैं बात करता हूँ, कहाँ से निकली थी, जाना पाओ पहाड़ी, यह कहाँ है, इंदौर में। ये वाला जो पश्चिम क्षेत्र है आपका, ठीक है, कौन सा पश्चिम वाला भाग, ये कौन सा आपका, इंदौर का। इंदौर से निकली कौन सी, चंबल नदी। तो चंबल नदी का जो प्रवाह है, इंदौर से निकलने के बाद किधर गई वो गई आपके धार में। धार से किधर गई, उज्जैन में सीमा बनाती हुई रतलाम। रतलाम से किधर गई, ये ऊपर मंदसौर की ओर। मंदसौर से किधर गई, नीमच की ओर। नीमच से किधर गई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। यहाँ से आपका कोटा बैराज, कोटा बैराज से आपका बूंदी, बूंदी से आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से किधर, श्योपुर की सीमा बनाएगी। फिर मुरैना का कुछ सीमा वाला भाग बनाएगी। भिंड का थोड़ा सा जो क्षेत्र बनाते हुए किधर जाएगी, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद कहाँ चली जाएगी, इटावा। और इटावा का मैंने बताया था, यहाँ पर एक क्षेत्र है, उसका नाम क्या है, मुरादगंज। क्या नाम है, मुरादगंज। मुरादगंज में कौन सी नदी में, यमुना नदी में मिल जाएगी। तो चीज़ों को यहाँ से इस प्रकार से देख ले कि ये जो यमुना नदी या चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो इस प्रकार से शुरू हो जाता है कि आपकी निकलती कहाँ से और इसका अवसान कहाँ तक हो जाता है। इंदौर से कहाँ पहुँच गई, धार वाले क्षेत्र में। धार से सीमा बनाते हुए उज्जैन वाले जिले में प्रवेश कर गई, ये आपका उज्जैन। उज्जैन से किधर पहुंची, रतलाम।
रतलाम से कहाँ पहुँच गई, मंदसौर। मंदसौर के ऊपर ही बिल्कुल जो मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है वो कौन सा है, नीमच। तो ये नीमच में चली गई। नीमच से कहाँ गई आपके, चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है आपका। चित्तौड़गढ़ से कहाँ गई, कोटा। कोटा से कहाँ गई, बूंदी। बूंदी से कहाँ गई, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर से फिर अपनी दिशा बदली और राजस्थान से फिर घुस गई किधर, श्योपुर में। और ये जो क्षेत्र पड़ता है आपका, ये कौन सा है, श्योपुर का। श्योपुर के पास में ये आपका मुरैना जो उत्तर का सबसे जिला है, और यहीं पे आपका कौन है, भिंड है। तो इन दोनों से जाके यहाँ पर, अब जब हमने पढ़ा था कि मंदसौर और नीमच के बीच में क्या करती है, एक खाड़ी का निर्माण करती है, उसके क्या कहा जाता है, सीबान की खाड़ी। क्या बोला था आपने, सीबान की खाड़ी। तो सीबान की खाड़ी कहाँ बनी, मंदसौर और नीमच के बीच में ये बन गई। और उसके साथ में ये अगर देखा जाए तो हमने देखा था कि भैया ये जो मुरैना है ये किससे ग्रस्त है, मृदा अपरदन से। ठीक है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर बीहड़ है। बीहड़ या फिर आपका मृदा अवनालिका या फिर मृदा अपरदन से ग्रस्त जिला है, ये हमने देखा था। और फिर ये पहुँच गई कहाँ पर, मुरादागंज में। और ये इधर से आपकी नदी बहती हुई कौन सी आ रही है, ये आ रही है आपकी यमुना। ये कौन सी नदी आपकी, यमुना। ये आगे जाके इधर इलाहाबाद में किससे मिल जाएगी, ये मिल जाएगी आपकी गंगा नदी में। तो ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है आपका यमुना का, तो ये यमुना नदी है आपकी। और यमुना नदी आगे जाके फिर यहीं पे प्रयागराज में किससे मिल जाएगी, गंगा नदी से मिल जाएगी। तो ये वाला जो क्षेत्र है, और गंगा और यमुना के बीच में हमने देखा था कि एक मैदान का निर्माण होता है, वो इटावा के पास में कौन सा, लश्कर का मैदान। तो ये मैदान कौन सा हो गया आपका, लश्कर मैदान। तो लश्कर का मैदान कहाँ बनता है, गंगा और यमुना के संगम पर। अब यहाँ पे हुई चीज़ क्लियर, कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट सेक्शन है आपके पास में, बिल्कुल कमेंट करें आप लोग। महू, इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच के बीच में सीबान की खाड़ी, फिर चित्तौड़गढ़ राजस्थान। अब मंदसौर में एक बांध पड़ा था आपने, कौन सा, गांधी सागर बांध पड़ा था। गांधी सागर बांध मंदसौर में पढ़ लिया था, भानपुरा में, ये हो गया। चित्तौड़गढ़ में कौन सा पड़ा था, राणा प्रताप सागर बांध पड़ा था, तो ये राणा प्रताप सागर बांध बन गया चंबल नदी पर। कोटा में कौन सा पड़ा था, जवाहर सागर पड़ा था, तो ये जवाहर सागर बांध पड़ा था, जवाहर सागर बांध। अब फिर हमने ये बात बोली थी कि ये जो राज्य है आपका, ये यूपी है आपका, ठीक है, क्योंकि उत्तर वाला जो भाग है ये कौन सा राज्य पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश पड़ा जाता है। और उसके साथ में ही ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है आपका, पश्चिम वाला भाग, ठीक है, ये जो आपका लगा हुआ इधर का, ये कौन सा है, राजस्थान वाला भाग। तो ये सीमा देख रहे हैं आप लोग, ये जो चंबल नदी है ये क्या करती है, मध्य प्रदेश की पश्चिम सीमा का क्या कर रही है, निर्धारण कर रही है। अब पश्चिम सीमा का निर्धारण तो कर दिया, लेकिन उसके साथ में ही क्या करती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का क्या कर देती है, विभाजन। तो यही तो हमने पढ़ा था, पश्चिम सीमा का निर्धारण, और उसके साथ में ही दूसरा पॉइंट ये पढ़ा था कि भैया ये जो है ये क्या कर देती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी क्या कर देती है, विभाजन कर देती है। फिर उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि मालवा और मध्य भारत, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से लेके ये वाला जो क्षेत्र है, ये पश्चिम वाला भाग है, ये कौन सा पठार है आपका, ये मालवा का पठार है। ये मालवा पठार के ऊपर ही बिल्कुल उत्तर में ये नीमच भी जिला है, ये मध्य भारत पठार में आ जाता है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र पड़ रहा है आपका, ये कौन सा है, मध्य भारत पठार। तो ये मध्य भारत पठार है। तो मालवा पठार और मध्य भारत पठार, इन दो पठारों की क्या भैया, जीवन रेखा। इन दोनों पठारों की क्या, जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो वो आपकी कहा जाता है चंबल नदी को। फिर उसके बाद क्या, ये 4 पॉइंट पड़े थे, फिर उत्तर में चले गए, तो उत्तर में क्या करती है, उत्तर सीमा यानी फिर यूपी से 7 सीमा का निर्धारण कर देती है, और मुरैना में ये 10वीं स्थलीय शरणा स्थली का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। तो ये वीडियो हमारा चंबल नदी संबंध समाप्त हुआ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी के साथ।